वो मेरे घर के बिल्कुल पास पड़ती है ये रोड, और मुझे शर्म आती है कि यात्री पूरे जम्मू डिवीज़न से हमारे उस रोड पे चलते हैं। बारीदार मेरे जो वर्ग थे, जो जिनकी रोजी रोटी थी वहाँ पे, बारीदारों को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, वो भूखे मर रहे हैं बेचारे लोग, भूखे मर रहे हैं, रोजगार कुछ नहीं है, उनका भी कुछ सोचिए। उनके प्रधानमंत्री है, आपके एक बात के ऊपर देश विश्वास करता है। नमस्कार। इस समय हर एक युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो वोटर हो, उसके ज़ुबान पे एक ही इस समय जो बात चल रही है डीडीसी की इलेक्शन, और इसी के चलते हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक पैंथल में। ब्लॉक पैंथल की बात करें, हमारे साथ एक आज़ाद उम्मीदवार हैं राजेंद्र ठप्पा जी। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वो, किन मुद्दों को लेके वो इस इलेक्शन में उतरे हैं, सारी बात उनसे जानते हैं। तो स्वागत है सर। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आज एक आपके लिए खुशखबरी है कि जो अब्दुल रशीद जी से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वो वापस ले लिया और अपना समर्थन वो आपको दे रहे हैं। इस पे आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सर आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप जब भी गांव वालों के लिए कोई खबर होती है तो आप 1 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। ये गांव वालों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा आपकी तरफ से है कि हर वक्त आप आ जाते हैं। तो दूसरी आपने जो कही कि 1 दिसंबर को आप गिफ्ट मिला है, ये मेरे लिए गिफ्ट ही नहीं है, मेरे लिए प्रेरणा भी है और हमारे समाज के लिए भी एक प्रेरणा है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को, जो अब्दुल रशीद जी ने नॉमिनेशन फाइल किया था, मुझसे पहले फाइनल कर दिया था उन्होंने 27 को, 28 को मैंने फाइल किया नॉमिनेशन। तो आज उन्होंने सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं हमें उनसे सभी से कंपैरिजन किया, क्योंकि ये एक सुलझे हुए नेता हैं और एसटी पॉपुलेशन है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी उनके ऊपर पकड़ है। ये ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं एनसी के। मेरे पास खैर मैंने 36 साल अपनी पार्टी में दिए, मैंने कभी कोई पोस्ट नहीं मांगी, कोई सेक्रेटरी तक की पोस्ट नहीं मांगी मैंने, क्योंकि मैं लोगों से जुड़ा हुआ था, मैं लोगों के साथ रहता था, मुझे पोस्टों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कभी इलेक्शन में इनसे पार्टी से टिकट नहीं मांगी। मैंने पंच की इलेक्शन लड़ी, सरपंच की 2 बार इलेक्शन लड़ी, बीडीसी की इलेक्शन लड़ी। मैंने कभी नहीं कहा इनको, कभी फ़ोन करके भी नहीं कहा कि मेरी पार्टी मेरे को सपोर्ट करे। और मैं हमेशा जितने एमपी, मैं आपको बताऊं कि 6 के करीब एमपी की इलेक्शन में मैं भागता रहा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, आज़ाद साहब की हो, लाल सिंह जी की हो, डॉक्टर करण सिंह जी की हो, तब भी मैंने छोटे वर्कर की तरह उनका भी काम किया था। तो जितने भी एमपी हुए, एमएलए हुए, मैंने घर घर जाके नंगे पाँव जाके इनकी पार्टी की सेवा की। खैर पार्टी ने मुझे क्यों इग्नोर किया, ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में। उसका क्या क्राइटेरिया था टिकट देने का, मैं उस क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठा। उसमें शायद और शायद एक ही बात हो सकती है कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली वीक हूँ, और मुझ में अगर कोई कमज़ोरी है तो फाइनेंस की है। तो चलो, मैंने कोई पेट्रोल पंप नहीं डाले, मैंने कोई टैंकर नहीं डाले, मैंने कोई होटल नहीं बनाए। मेरी एक थोड़ा छोटा सा मकान है 2 कमरे का, उसमें गुजारा कर रहा हूँ, रह रहा हूँ और शान से जीता हूँ। सुबह खाता हूँ, शाम को खुली नींद सोता हूँ, क्योंकि मुझे काम करके आज, अब अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ये मेरे ब्लॉक में जो जो काम हुए हैं, जैसे कॉलेज आया है, जैसे केंद्रीय विद्यालय आया है, जैसे ब्लॉक आया है, जैसे न्याबत आई है, जैसे पार्क आए हैं, जैसे हायर सेकेंडरी आए हैं, इसके लिए मैंने मेहनत की है, जद्दोजहद की है। अब मेरे ऊपर कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं सब कुछ पैंथल ले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 10 पंचायतें हैं, मुझे मौका ही पहले एक पंचायत का था कि मैं सरपंच था एक पंचायत का। अब जब लोग 10 पंचायतों को मुझे अपना उम्मीदवार बनाएंगे, मुझे जिता के भेजेंगे, मुझ पर अपना विश्वास प्रकट करेंगे, तो मैं उनके चरणों की धूल की तरह उनके चरणों से बाहर नहीं जाऊंगा, दिन रात जाऊंगा। मुझे ना कोई दुकान है, ना कोई फैक्ट्री है, ना मुझे कोई काम है। मैं सुबह झोला लेके निकलता हूं और शाम तक बिना खाए पिए रात को गाँव में जाकर जो रूखी सूत की मिलती है वो खाता हूँ। तो मुझे ना कोई मेरे इतने बड़े शौक़ हैं, ना भगवान की दौलत और आपके आशीर्वाद से, ना मैंने कोई ऐप पाल के रखा हुआ है। आप मेरा करैक्टर जो है एक वाइट पेपर की तरह है, आप कहीं भी देख सकते हैं कि मेरे क्या काम करने का तरीका है। मैं गरीबों के लिए, गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं अपना तन मन मारूंगा इनके ऊपर। मेरी बस मैं आपसे लास्ट एक है कि मेरी इल्तिजा है कि मैं पैसा नहीं है मेरे पास, और मैं हर तरफ से भगवान की तरफ से धनी हूँ। सर, आपके पैंथल ब्लॉक की बात करें तो एक जगह ऐसी है जो कई सालों से जैसे कि वैसे पड़ी है,
उसका रोड चाहे हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो जगह डेवलप होके आए तो पैंथर ब्लॉक की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और यहाँ पे टूरिस्ट आना भी शुरू हो जाएगा। वो जगह है देवी पिंडी। अगर आप जीत के आते हैं, जहाँ आपका जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि आपको जीतते आते हैं, उस जगह के लिए आप क्या करेंगे? सर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वो मेरे घर के बिल्कुल पास पड़ती है ये रोड, और मुझे शर्म आती है कि यात्री पूरे जम्मू डिवीज़न से हमारे उस रोड पे चलते हैं, और वो हमारी लाइफ लाइन है वो रोड। और उसके साथ आपने बड़ा अच्छा बताया कि उसके टूरिस्ट जहाँ आएगा उससे हमारी डेवलपमेंट होगी और उससे हमारे रोज़गार मिलेगा। ये मैं बताता हूँ। देखिए, हम एक सरपंच पंच के लेवल के आदमी हैं। इसमें जो है वो मैंने डिव काम की तरफ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, कमिश्नर सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग्स के, उनके तक मैंने ये पहुंच चुका है मामला, और 2 बार इसके टेंडर हुए हैं। लेकिन ज़मीन जो है अभी भी ब्लैक टॉपिंग का इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ज़मीन है उसका जो है कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल रहा है। जिस दिन इनका कंपनसेशन मिलेगा, हमने लोगों से बातचीत हो रही है। आपने अगर हमें ये बताया है, अब हम इससे कोशिश शुरू से कर रहे हैं, ये हो जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी आपको ये न्यूज़ आएगी कि जैसे ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, तुरंत इसका काम शुरू होगा। वो आपने हमें अच्छा बताया कि इससे रोड बनने से हमारी डेवलपमेंट होगी, हमें रोज़गार मिलेगा। सर, और क्या मुद्दे हैं जो आप अपनी पब्लिक को, पैंथर ब्लॉक के लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको वो वोट दें, वो मुद्दे जो हल नहीं हो रहे हैं वो आप हल करवाएंगे? सबसे पहले सर मैं बताऊं कि जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक अभी सिर्फ नाम का है। इसमें BDO ऑफिस है, नियाबत है, इससे ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक में CD ब्लॉक को कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे जोनल एजुकेशन ऑफिसर हो गया, जैसे आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस हो गया, और सेरिकल्चर का हो गया, हार्टिकल्चर का हो गया, फ्लोरिकल्चर का हो गया। इसके लिए हमें रियासी में जाना पड़ता है। और मेरी जो यहाँ की पॉपुलेशन है 10 ब्लॉकों की, ये 95% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लेकिन मेरे पास पानी होते हुए भी, पानी हमारे पास सफिशेंट है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका नहर का सिस्टम, उसका ड्रेनेज का सिस्टम वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और उसके लिए मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से, चीफ इंजीनियर से बार बार मिला हूँ। मैं एज ए सरपंच बार बार मिला हूँ, लेकिन केंद्रीय सरकार का एक नारा है कि हम 24 तक किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। जब तक आप नहर का पानी लोगों के खेतों में नहीं पहुंचाएंगे, मुझे नहीं पता लगता ये कैसे डबल करेंगे। मेरे ख्याल में जितनी है वो उससे भी नीचे चले जाएंगे। और सबसे बड़ी हमारी समस्या जो अब है वो है मंकीज। जी, मेरा ये खेत देख रहे हैं आप सामने, मैं इनसे कहूँगा कि वो दिखाएं। ये खेत है, देखिए, इसमें कोई फसल नहीं लगती, और हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन है जिसमें हम फसल नहीं लगा सकते क्योंकि मंकीज़ हैं। जहाँ का इस इलाके का नहर है, पानी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, प्याज जहाँ का बाहर भी जाता था, लेकिन मंकीज़ के कारण जहाँ कोई ना सब्जी लगा रहा है ना खेती बाड़ी कर रहा है, अब सिर्फ पाउडर लगाते हैं, चारे के लिए लगाते हैं। अब चारा भी बंद हो गया, वो चारे को भी ख़राब कर रहे हैं। और बार बार हम सरकार के लिए बोल रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बोलते हैं एग्रीकल्चर की, वो आ गई, ये आ गई। मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी चाहे ये भी आ जाए कि रात को लगाओ, सुबह तैयार हो जाएगी फसल, तब भी मंकी नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी हमारी ये समस्या जो 10 पंचायतों की है, मंकीज़ की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अब तो बच्चों को काटने भी लगे हैं। ये मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसमें पंचायत लेवल पे तो कोई बात हो सकती नहीं है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि इसको सोचिए। नहीं तो जो डिपो आप आटा राशन दे रहे हैं ना, हमारे जहाँ कोई नहीं लेता था डिपो से राशन, हमारे घर की फसल होती थी। अब जो है हर किसान जिसके पास 40-40 कनाल या 20-20 कनाल ज़मीन है, वो भी थैला लेके डिपो में घूम रहा है। इससे हमें बचाइए। सर, किसान की बात आपने की, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय जो मुद्दा है सेंटर में वो गरमाया हुआ किसानों का, किसान आंदोलन कर रहे हैं। हम सेंटर की बात नहीं करेंगे, हम अपने ब्लॉक की बात करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक डिवीज़न पे जो ब्लॉक का इलेक्शन है हम उसी पे बात करेंगे। अगर जो आप अपने माध्यम से जो किसान हैं, जो आपके ब्लॉक के भी किसान होंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको वोट दें और आप उनके लिए वो काम करेंगे? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं जी, वो अगर खुश रहेंगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, आप मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं बंधु, कि उनके पास लाठीचार्ज हो रहा है, उनके पास आंसू गैस चला रहे हैं। वो कौन से क्रिमिनल हैं? क्या जुल्म किया उन्हें कि उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं और उनके ऊपर आंसू गैस, टीयर गैस, लाठीचार्ज दिन ब दिन हो रहा है। अगर ऐसा होता रहेगा, जिस दिन किसान किसानी छोड़ देगा
तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों को इतना मत सताइए कि वो अपना रोजगार, अपना काम काज छोड़ दीजिए। किसानों को जिंदा रखोगे तो देश रहेगा, वतन रहेगा, तो हम लीडर रहेंगे, जहाँ आप मीडिया बंधु भी रहेंगे, हम नहीं खाएंगे तो रहेंगे। तो इसलिए इनको इतना परेशान, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी मेरी विनती है आपके हाथ जोड़ के कि इन किसानों के ऊपर लाठियाँ मत चलाइए। जी आपको खाना देते हैं, जो आप उधर कोठियों में बैठ के खाना खाते हैं ना, ये इनका खून पसीना लगा होता है, इनका खून पसीना वहाँ लगा होता है जिससे ये खाना खाते हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरी बार बार विनम्र विनती है, किसानों का कोई सोचिए कि देश हमारा खुशहाल रहेगा। उसके बाद आप देखिए हमारा मैग्नासाइट प्रोजेक्ट है, वो हमने 5,000 रुपये कनाल ज़मीन दी है, 700 कनाल, और करोड़ों लोगों की बिल्डिंग वहाँ पे सर बनी हुई है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, और वो धीरे धीरे खराब हो रही है। मैं इधर हमारी मिनिस्टर आई थी स्मृति ईरानी जी, और मैंने उस स्टेज पे जाके उनको हम्बल सबमिशन की थी कि मैडम जी ये हमारा देखिए ज़मीन हमने दी है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें वहाँ पे बनी हुई हैं, उसको क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं रोज़गार देना है, ज़मीन है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आपने वहाँ कोई इंडस्ट्री खोलनी है, मेरे इलाके में 10 पंचायतों के लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। अगर ये बनी बनाई चीज़ों में ऐसे ढिंडोर, और स्मृति ईरानी जी ने मेरे को पर्सनली बोला था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं टेक्सटाइल मिल के लिए अनाउंसमेंट करूँगी दिल्ली से। मेरे ख्याल में अब 24 महीने होने वाले हैं उसमें, 24 घंटे और 24, अभी तक मुझे नहीं कोई उधर देखने भी हाँ हमें एक चीज़ मिली है, वहाँ कोविड सेंटर खोला गया है। वहाँ पे क्या हमने इसलिए ज़मीनें दान दी थी, चलो ये तो नेशनल हमारे लिए इमरजेंसी आ गई है, मुसीबत आ गई है, हम उसके लिए भी रेडी है, हमने कोविड सेंटर भी वहाँ अलाउड किया, कोविड सेंटर बनाइए आप। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंग, करोड़ों अरबों रुपए की एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ नहर जा रही थी बीच में, हमने इसलिए दी थी कि हमारे बच्चे वहाँ पे रोजी लगेगी, रोजगार लगेगा। लेकिन ऐसे पड़ी हुई तमाशा देख रही है सरकार। मैं फिर विनती करता हूँ हाथ जोड़ के सरकार को कि युवा मेरे बच्चे पढ़ लिख कर डिग्रियाँ करके घर में बैठे हुए हैं और हमारे पास रोजगार बैठा हुआ है सामने, लेकिन सरकार इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। और लास्ट में मैं एक बात बताऊं, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पे अनाउंसमेंट की थी, मेरा प्रधानमंत्री जी के बोलने के लिए मेरा इतना ना मेरा कद है, लेकिन मैं सिर्फ उनको सुमिशन हाथ जोड़ के, क्योंकि प्रधानमंत्री सबके हैं, हाँ प्रधानमंत्री वो मेरे भी हैं, लेकिन वो मैं उनको बताता हूँ कि उन बारीदार मेरे जो वर्ग थे, जो जिनकी रोजी रोटी थी वहाँ पे, बारीदारों को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, वो भूखे मर रहे हैं बेचारे लोग, भूखे मर रहे हैं, रोजगार कुछ नहीं है, उनका भी कुछ सोचिए। उनके प्रधानमंत्री है, आपके एक बात के ऊपर देश विश्वास करता है, आपने एक ही रात को पूरी चेंजिंग कर दी, जहाँ पे सभी लोगों ने आपको वोट दिए हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन है आपको, बारीदारों का, उन गरीबों का भी कुछ सोचिए, कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो कानून होता है, तो हमने कानून ही मान के आपको सजेशन करते हैं कि ये बारीदारों का मुद्दा भी हल कराइए। मैं इससे कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, जैसे अंत में आप अपने ब्लॉक के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं ब्लॉक से यही लोगों के उनको हम्बल सजेशन, उनके चरणों में एक अरदास करना चाहता हूँ कि आप कैंडिडेट देखिए, पार्टियाँ मत देखिए, करैक्टर देखिए कि कौन आदमी क्या कर सकता है, क्या डेवलपमेंट करवा सकता है। कोई जात बलादरी, कोई इज़्म परस्ती, कोई हिंदू मुस्लिम, ये मत देखिए, कैंडिडेट देखिए कि कैंडिडेट आपके काम कौन आ सकता है। अमीर मत देखिए कि इसके पास पैसे बड़े हैं, कोई एक दिन कुछ दे जाएगा, 4 दिन के लिए खाने के दे जाए, भगवान का दिया हुआ वो चलता है, किसी का दिया नहीं। हमारे हाथ पैर सलामत है, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे ब्लॉक के 10 पंचायतों को लोगों को हक मिलना चाहिए, मैं उनके हक के लिए लड़ूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये हमारे साथ थे आज़ाद उम्मीदवार राजेंद्र ठप्पा जी, जिन्होंने अपने ब्लॉक के लोगों से एक अपील की है कि वो अपने जो मत है वो मुझे दीजिए और मैं इनके ब्लॉक के हर काम करवाऊंगा। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।